नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं EMRS-PGT कॉमर्स टाइप 2 की लेकर बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग से रिलेटेड MCQ और डिस्क्रिप्टिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपने कितना पढ़ा है, अपने आप को टेस्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रबंध की प्रगति और महत्व और प्रबंध के जो सिद्धांत है उसका ऑलरेडी दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। आज अपन यहाँ पे व्यावसायिक पर्यावरण और प्लानिंग यानी योजना के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके कितने भी MCQ है और इसके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनकी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अपन बात करने वाले हैं कि आपको एग्जाम में 4 मार्क्स रिलेटेड किस प्रकार क्वेश्चन लिखा जाता है, फॉर्म कितने वर्ड लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। और आपको लाइव दिखाएंगे भी प्रूफ भाई 4 मार्क्स रिलेटेड कितने कैसे किस प्रकार आपको लिखना है। तो आपको ये अंत तक पूरा वीडियो देखना है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और जितने भी जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, चाहे वे KVS NVS हो, RPC की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जो भी नए उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQ वाला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे MCQ स्क्रीन पे सबके आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट जो MCQ टोटल यहाँ पे अपन 20 MCQ देखने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग से रिलेटेड। तो आपके सामने जो फर्स्ट जो MCQ है वो आपके सामने है, आप भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे इंग्लिश वाला पार्ट देखते हैं अपन सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेटिविटी फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपका जो क्वेश्चंस दिया हुआ है। और व्यावसायिक वातावरण की सापेक्षता यानी रिलेटिविटी विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। यह एक देश से दूसरे देश और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। इसमें कई परस्पर संबंधित शक्तियाँ शामिल हैं। भविष्य घटनाओं की भविष्यवाणी करना कठिन है, यह गतिशील प्रक्रिया है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इट डिफर्स फ्रॉम country to country and region to region. It consists of numerous interrelated forces. It is difficult to predict future happenings. It is dynamic process. तो 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको भी आंसर देना है। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बनते हैं, क्वेश्चनों का लेवल क्या है, सब चीज़ें आपको कमेंट में लिखनी है। यहाँ पे सेकंड नंबर आपके सामने है, आप सभी आंसर देने का प्रयास कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग सिग्नल्स इज एन एडवांटेज ऑफ। फर्स्ट है प्लानिंग है, एनवायरमेंट स्कैनिंग है, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकी जो प्रारंभिक चेतावनी जो संकेतों है की पहचान करना किसका लाभ है, नियोजन का है, पर्यावरण स्कैनिंग का है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन का है, सामाजिक उत्तरदायित्व का है। तो यहाँ पे आप आंसर बताइए कौन सा आंसर बनने वाला है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन आंसर बनने वाला है, यानी कि पर्यावरण स्कैनिंग। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें। थर्ड नंबर आपके सामने क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड द कंपोजिशन ऑफ फैमिली एंड एजुकेशन लेवल। आपको क्या करना है, नीचे जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से पहचानना है कौन सा जो बिजनेस पर्यावरण है इनमें से डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या लीगल एनवायरनमेंट है। कि व्यावसायिक वातावरण के किस घटक में परिवार की संरचना और शैक्षिक स्तर शामिल है, आर्थिक पर्यावरण में शामिल है, सामाजिक पर्यावरण में शामिल है, राजनीतिक पर्यावरण में शामिल है, कानूनी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोर्ड क्लास में भी इससे रिलेटेड 4 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके ये 1 मार्क्स आएगा और आपके 4 मार्क्स भी आ सकता है। आपको 4 एग्जाम्पल दिए जाएंगे और उनमें से आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि कौन सा जो एग्जाम्पल है कौन से वातावरण से रिलेटेड है। जब भी दोस्तों फैमिली की बात हो, समाज की बात हो, तो यहाँ पे अपन सोशल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। सोशल, जब भी कोई इंटरेस्ट रेट की बात हो तो अपन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं। और जब भी प्रोहिबिशन, जब भी कोई लॉ से रिलेटेड होती है तो वो लीगल एनवायरनमेंट होता है। और जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह निकालती है तो वो पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट अपना जो ऑप्शन बनने वाला है वो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेटेजी इज़ ए प्लान। दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पूछा गया है कि जो प्लान है एक स्ट्रेटेजी है वो किसका एग्जाम्पल है, सिंगल यूज का, स्टैंडिंग का, या नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग बोथ ए और बी। तो यहाँ पे अपन को बताना है कि एक जो रणनीति है वो एक योजना है, तो ये कौन सी है। देखो टाइप्स ऑफ प्लान 2 प्रकार के आपके टाइप्स होते हैं, सिंगल यूज प्लान होते हैं और एक स्टैंडिंग प्लान होते हैं। सिंगल यूज प्लान का मतलब ये होता है कि आप जो भी बना रहे हो उसका कम समय के लिए यूज कर पाओगे, यानी कि उसका एक बार ही यूज होता है। स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है आप कई बार यूज कर सकते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म होता है। तो यहाँ पे बट ये जो रणनीति है ना ही तो सिंगल यूज है और ना ही आपकी स्टैंडिंग है। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है।
आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे सिंगल यूज के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे बजट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, इस प्रकार के सिंगल यूज के एग्जाम्पल होते हैं। और जो स्टैंडिंग होता है, स्टैंडिंग में जैसे कोई भी रूल्स हैं, हमारे मेथड्स हैं, इस प्रकार के जो पॉलिसीज है, इस प्रकार के हमारे क्या होते हैं, स्टैंडिंग के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट अपन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस ब्रिजेज द गैप बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग, यानी कि नियोजन प्रक्रिया कौन सा चरण सोचने और करने के बीच के अंतर को बांटता है, तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा है। तो विकल्प का चयन करना, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, फ्लो ऑफ एक्शन। तो विकल्प का चयन करना, परिसर विकसित करना, योजना का कार्यान्वयन है, या अनुवर्ती कार्रवाई, यानी कि सोचने और करने के बीच के जो डिफरेंस को कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जब आप प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करते हो उस समय आपको सोचने और कुछ करने के मन में विचार आपके आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखने की बात करें बिना किसी देरी के, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि PESTL एनालिसिस इज प्राइमरी यूज्ड फॉर स्कैनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट, टास्क एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट या माइक्रो एनवायरनमेंट। तो आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों आप जानते हो कि PESTL का फुल फॉर्म क्या होता है। P का मतलब जानते हो पॉलिटिकल होता है, क्या होता है, पॉलिटिकल। E का मतलब इकोनॉमिक्स होता है, S का मतलब जानते हो सोशल, और T का मतलब टेक्नोलॉजी होता है। यानी कि P का मतलब पॉलिटिकल, P का मतलब क्या, पॉलिटिकल हो गया, और E का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, S का मतलब सोशल हो गया, T का मतलब टेक्नोलॉजिकल हो गया, और E का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फिर आप एनवायरनमेंट हो गया, और L का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लीगल हो गया। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है PESTL विश्लेषण मुख्य रूप से किसके स्कैनिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो होता है मैक्रो, यानी व्यापक वातावरण के लिए, मैक्रो वातावरण के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 7 नंबर, ये लो आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। इंक्रीज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ऋणों पर ब्याज की दर में वृद्धि किसका एग्जाम्पल होता है। जब भी इंटरेस्ट की बात की जाती है वहाँ पे इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट होता है, कौन सा होता है, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन, नियोजन को भविष्यवादी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। प्लानिंग इज सेट टू फैटोस्टिक बिकॉज, तो क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे अपन को निकालना है। इसमें पिछली गलतियों को देखना शामिल है। इसका उद्देश्य भविष्य घटनाओं का प्रभावी ढंग से सामना करना है। ये केवल एक वर्ष के लिए किया जाता है, ये एक नियंत्रण प्रक्रिया है। तो यहाँ पे अपन को देखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, इसका उद्देश्य भविष्य घटनाओं का प्रभावी ढंग से सामना करना है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इट एम एट मीटिंग फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज मेजरली। तो यहाँ पे जो आपका बन रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स प्रमुख रूप से किस वातावरण से प्रभावित होता है, तकनीक से, सामाजिक से, राजनीतिक कानूनी से, या मनोवैज्ञानिक से, किससे होता है आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रभावित होता है पॉलिटिकल एंड लीगल से होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। बिना किसी देरी के तुरंत अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, और इसके बाद में अपन क्या देखने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, आपको किस प्रकार है और कितने वर्डों में लिखना है ये भी बात करने वाले हैं, कैसे आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें की बात करने वाले। वीडियो पूरा अंत तक देखना है आपको। कौन सी योजना एक निर्धारित तरीका प्रदान करती है जिसमें कार्य किया जाना है, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल है, या मेथड है। तो कोई भी निर्धारित तरीका प्रदान करने वाली वो कौन होती है, मेथड होती है, विधि होती है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इंक्लूड रेजिडिटी, दिस मीन बताना है आपका कि नियोजन की सीमाओं में कठोरता, रेजिडिटी एंड कठोरता शामिल है, इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। प्रबंधक प्रस्तुति के अनुसार योजना नहीं बदल सकते, नियोजन एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है, ये रचनात्मकता को कम करता है। रेजिडिटी का मतलब आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए रूल इज डिफरेंट फ्रॉम ए पॉलिसी बिकॉज, एक नियम एक नीति से भिन्न है, क्यों है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नियम लचीले होते हैं, नीतियाँ नहीं। नियम विवेक के लिए कोई जगह नहीं देते, नीतियाँ सोचने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करती है।
नियम शीर्ष प्रबंधन के लिए, श्रमिकों के लिए नीतियाँ, नियम स्थायी योजनाएं हैं, नीतियाँ एकल उपयोग है। तो आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नियम विवेक के लिए कोई जगह नहीं देते, नीतियाँ सोचने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइबलाइजेशन इन्वॉल्व है, यानी कि उदारीकरण में शामिल है घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना, अधिकांश उद्योगों में लाइसेंस आवश्यकताओं को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश करना। तो लाइबलाइजेशन का मतलब है कि अधिकांश उद्योगों में लाइसेंस आवश्यकताओं को क्या करना, समाप्त करना, इनकी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग प्रीमिसेस आर, यानी कि नियोजन परिसर है संगठन के उद्देश्य, भविष्य के बारे में धारणाएं, उपलब्ध संसाधन या सरकारी नियम। तो प्लानिंग प्रीमिसेस क्या, भविष्य के बारे में धारणाएं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर। स्पेसिफिक फोर्सेज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड। तो फर्स्ट है, व्यावसायिक वातावरण में विशिष्ट शक्तियाँ। स्पेसिफिक फोर्सेज में शामिल है निवेशक और ग्राहक, इन्वेस्टर एंड कस्टमर, कानूनी राजनीतिक स्थितियाँ, लीगल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सामाजिक प्रवृत्तियाँ यानी सोशल ट्रेड्स। तो यहाँ पे जो आंसर क्या बनेगा, आप आंसर लगाइए यहाँ पे, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, निवेशक एंड ग्राहक, इन्वेस्टर एंड कस्टमर। 17 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप इन SWOT एनालिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा SWOT विश्लेषण में एक चरण है। मूल्य लक्ष्य निर्धारित करना, आंतरिक शक्तियों बाहरी खतरों का विश्लेषण करना, कर्मचारियों की भर्ती करना, लोगों को डिजाइन करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आप देखो, यह SWOT का जो फुल फॉर्म, S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेसेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटीज और T का मतलब होता है थ्रेट एनालिसिस। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला, आंतरिक शक्ति और बाहरी खतरों का विश्लेषण करना, बी ऑप्शन है, एनालिजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एक्सटर्नल थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट टू compete विथ ए रिवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रतिद्वंदी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक नया उत्पाद विकसित करना किसका उदाहरण है। नियम का, बजट का, रणनीति का, विधि का। तो आप क्या बना रहे हो यहाँ पे, प्रतिद्वंदी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक नया उत्पाद विकसित कर रहे हो, इसका मतलब आप वहाँ पे क्या बना रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, यानी कि आप रणनीति बना रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। माइक्रो एनवायरनमेंट इज आल्सो नोन एज, यानी सूक्ष्म वातावरण को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह हमें देखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य वातावरण, जनरल एनवायरनमेंट। सेकंड है इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट, यानी कि अप्रत्यक्ष वातावरण। टास्क एनवायरनमेंट, यानी कि कार्य वातावरण। और ग्लोबल एनवायरनमेंट, यानी वैश्विक वातावरण, किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट है टास्क एनवायरनमेंट, यानी कि कार्य वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है MCQ का। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज, ये नियोजन प्रबंधन का एक प्राथमिक कार्य क्यों है। फर्स्ट है, ये केवल CEO द्वारा किया जाता है। यह आयोजन, नियुक्तिकरण जैसे अन्य सभी कार्यों से पहले होता है। ये प्रबंधन चक्र का अंतिम चरण है। ये सबसे कठिन कार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है बी ऑप्शन बनने वाला है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन है, यह आयोजन, नियुक्तिकरण जैसे अन्य सभी कार्यों से पहले आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ अपन ने क्या किया, पूरे के पूरे MCQ देख लिए। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, प्लानिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप सभी जरूर देखिएगा। अब अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके जो 4 मार्क्स रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव आते हैं, टोटल जो MRS में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको वर्ड लिमिट की बात करूँ, 100 से लेकर आपको 150 यानी 100 से लेकर 150 वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, इतने वर्ड्स तो आपको लिखने हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट और जो प्लानिंग से रिलेटेड कौन कौन से आपको डिस्क्रिप्टिव तैयार करने हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके, डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट, इनकी व्यावसायिक वातावरण को परिभाषित कीजिए। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजर टू अंडरस्टैंड इट, इनके प्रबंधकों के लिए इसे समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्या करना है, तैयार करना है। दूसरा है, भारतीय व्यवसाय पर उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव की क्या करना है, व्याख्या करनी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी विद एग्जाम्पल है कि उदाहरणों के साथ उद्देश्य और रणनीति के बीच अंतर स्पष्ट करना। दोस्तों आपको कम से कम 4 या 5 अंतर याद
करने हैं आपको। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक कमेंट। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि नियोजन आगे देखना है और नियंत्रण पीछे देखना है, आपको इस पर क्या करना है, टिप्पणी करनी है। 4 मार्क्स रिलेटेड है, कम से कम 4 से 5 पॉइंट आप जरूर लिखोगे। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, डिस्कस द 5 डायमेंशन ऑफ जनरल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के सामान्य वातावरण के 5 आयामों पर चर्चा करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो 5 आयाम कौन कौन से होते हैं आप जानते हो, जो आपके सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, लीगल है, इस प्रकार के होते हैं, इन पर भी आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज SWOT एनालिसिस, हाउ डज इज हेल्प इन स्ट्रेटेजी प्लानिंग, यानी कि SWOT विश्लेषण क्या है, यह रणनीतिक योजना में कैसे मदद करता है, ये भी आपको तैयार करना है। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस, नियोजन प्रक्रिया में शामिल चरणों की व्याख्या कीजिए, यानी कि प्लानिंग प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। एकल उपयोग योजनाओं और स्थायी योजनाओं के बीच में अंतर बताना है, यानी कि आपकी सिंगल यूज प्लान है और स्टैंडिंग प्लान, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लान आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन तैयार करना है आपको। फिर बात करें यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की, हाउ डू चेंज इन द लीगल एनवायरनमेंट अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन गिव टू रिसेंट एग्जांपल, कि कानूनी वातावरण में बदलाव व्यावसायिक संचालन को कैसे प्रभावित करता है। दो आपको यहाँ पे एग्जांपल भी, दो हालिया उदाहरण दे जो रिसेंटली एग्जांपल वो बताने हैं। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इन ए डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, एक गतिशील व्यावसायिक वातावरण में नियोजन की सीमाओं की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो यहाँ से आप अपने डिस्क्रिप्टिव क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन देखें बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग से रिलेटेड। अब ये देखते हैं कि किस प्रकार अपन ये 4 मार्क्स रिलेटेड एग्जाम में लिखे। दोस्तों EMRS जो PGT कॉमर्स टाइप 2 जैसे एग्जाम में 4 अंकों के प्रश्नों का उत्तर लिखना एक कला है। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट, क्लियरिटी और प्रेजेंटेशन पर ध्यान है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से लिखना है, आपको 100 से 150 वर्ड मान के चलना है। जब भी आप स्टार्ट करो तो एक अच्छी तरीके से स्टार्ट करो, सबसे पहले डेफिनेशन दो, फिर मेन बॉडी, फिर आपको पॉइंट हाईलाइट बुलेट पॉइंट में लिखना है, उसके बाद में फिर उनको एक्सप्लेन करना है, लास्ट में आपको कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखना है। क्यों लिखना है दोस्तों, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डेली की नोट कॉपी चेक करते हैं, जिससे हमारा एक टारगेट होता है कि मैं यहाँ पे जैसे नोट कॉपी चेक करने के लिए हम बाहर भी जाएंगे, इस बार में CBSE की नोट कॉपी भी चेक करने जाएंगे, तो हमें एक टारगेट दिया जाता है कि आप 10 बजे से लेकर 2 से 3 बजे तक आपको 25 नोट कॉपी चेक करनी है। जब हमें 25 नोट कॉपी चेक करनी है तो दोस्तों हमारे को एक स्पीड भी मेंटेन करनी होती है, हम एक एक वर्ड तो पढ़ने से रहे। तो इसी प्रकार आपकी भी जो नोट कॉपी चेक होगी, आपको डेफिनेशन करेक्ट लिखनी है, आपको पॉइंट करेक्ट लिखनी है, और एक्सप्लेन 1-2 लाइनें आप एक्सप्लेन ज़्यादा मत लिखो, लेकिन ऐसी लिखो कि एग्जामिनर आपके आंसर पर अट्रैक्टिव हो जाए। और पूरा आंसर कोई नहीं पढ़ता भाई, इतना टाइम नहीं होता है कि आपके एक एक वर्ड पढ़ेंगे। बस आपको ये कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उससे रिलेटेड आप ऑन आंसर भी लिख सकते हो। अब दोस्तों आपको किस प्रकार लिखना है, सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि 4 अंकों के उत्तर गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 20 से 30 वर्ड में आपने इंट्रोडक्शन एंड कर दिया, डेफिनेशन देनी है। उसके बाद में क्या करना है, आपको मेन बॉडी में 70 से 90 जो शब्द आपको यूज करने हैं मेन बॉडी में, ये आपको मुख्य बिंदु को समझना, हमेशा ब्लू पॉइंट का यूज करना है, आपको अंडरलाइन भी करना है। और लास्ट में क्या करना है, आपको जैसे 3 से 4 महत्वपूर्ण बिंदु लिखे, क्यों और कैसे समझाए, इनका आपको रीजन भी लिखना है, यानी कि उनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है आपको। और फिर अगर आप डायग्राम बना सको, कोई फ्लो चार्ट बना सको, कोई टेबल बना सको, तो ये आपको और बनाना है। एक छोटा फ्लो चार्ट आपके उत्तर को दूसरों से अलग बनाता है, और परीक्षक जो एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाए तो आपको विषय की गहराई भी पता है। इस प्रकार आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट डायग्राम भी बना देना है। अब फिर बात करें लास्ट में, आपको कंक्लूजन, एग्जाम्पल, निष्कर्ष देकर 20 शब्दों में आपको उसको एंड करना है। अंत में एक वास्तविक उदाहरण देना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल देना है। तो अपन क्या करते हैं, अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि आपको किस प्रकार क्या करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं और किस प्रकार लिखते हैं एग्जाम में, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन बिजनेस, की व्यापार में नियोजन के महत्व को, यानी कि यहाँ के इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में अपन ले रहे हैं ये क्वेश्चन। किस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग इट, इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग इन एडवांस एंड अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद में आप क्या लिखोगे कि व्यापार में जो नियोजन के महत्व है या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के पॉइंट लिखोगे, सबसे पहले आपकी जो 4-5 आपको पॉइंट याद है, पॉइंट लिखोगे। उसके बाद में आप उनके क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, प्रोवाइड डायरेक्शन है, एक्सप्लेनेशन करोगे। इस प्रकार आपको क्या करनी है, फिर एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन जैसे यहाँ पे कितने पॉइंट कर रखे हैं, या 4 पॉइंट कर रखे हैं, आपको मिनिमम 4 पॉइंट तो एक्सप्लेन करने ही हैं, क्योंकि 4 मार्क्स रिलेटेड है, और आप मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं। उसके बाद में क्या कर सकते हो आप, एग्जाम्पल के साथ में क्या कर सकते हो, इसको एंड कर सकते हो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल लिख के ये क्या हो गया, यहाँ पे एंड हो गया। ये तो दोस्तों अपने इंग्लिश में बात कर ली है। अब यहाँ पे अपन हिंदी में बात कर लेते हैं किस प्रकार, जैसे आपने यहाँ पे परिभाषा दी है, नियोजन की परिभाषा दी
कि नियोजन कुछ भी करने से पहले सोचने की प्रक्रिया है। इसमें उद्देश्य निर्धारित करना, उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य योजना पहले से तय करना शामिल है। ये आपने डेफिनेशन दे दी, या आप किसी राइटर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। फिर आप क्या लिखोगे कि नियोजन का जो महत्व है निम्नलिखित है। पहले आप 4-5 पॉइंट नियोजन के महत्व लिख लोगे, उसके बाद में फिर आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट जो है दिशा प्रदान करना। नियोजन ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विभाग एक सामान्य संगठनात्मक लक्ष्य की ओर कार्य करें। अनिश्चितता के जोखिम को कम करना। भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर प्रबंधक अप्रत्याशित परिवर्तनों के लिए तैयार हो सकते हैं। व्यर्थ गतिविधियों में कमी, ये स्पष्टता प्रदान करके कार्य के दोहरा और अनावश्यक कार्यों को समाप्त करने में मदद करता है। फिर होता है नवाचार को बढ़ावा, चूंकि ये एक मानसिक अभ्यास है, ये रचनात्मक सोच को प्रभावित करता है। इस प्रकार आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। और लास्ट में क्या करना है आपको दोस्तों, लास्ट में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उदाहरण से समाप्त कर सकते हो कि 2026 के लिए अपनी बिक्री लक्ष्य की योजना बनाने वाली कंपनी बिना योजना वाली कंपनी की तुलना में संसाधनों को बेहतर आवंटन करेगी। इस प्रकार आप एग्जाम्पल या निष्कर्ष के क्वेश्चन को एंडिंग दे सकते हो। दोस्तों मैं आपको बात बताऊँ, थोड़ी सी टिप्स बता रहा हूँ। जो भी आपकी हेडिंग है, मुख्य हेडिंग को आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन करना है आपको। कीवर्ड महत्वपूर्ण जो शब्द है, डायनेमिक है, PESTL है, रिजिडिटी को आपको हाईलाइट करना है, यानी कि उनको आप हाईलाइट कर सकते हो, यानी कि अंडरलाइन कर सकते हो। बाई लैंग्वेज, यदि आप हिंदी में लिख रहे हो तो कठिन शब्दों के साथ ब्रैकेट में इंग्लिश वर्ड जो टर्मिनोलॉजी है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे नियोजन लिख रहे हो उसको प्लानिंग है, वो हिंदी में आप इंग्लिश में ऐसे वर्ड लिख सकते हो, जिससे क्या होता है थोड़ा सा उत्तर प्रभावशाली बनता है। दोस्तों तो आज अपन इस वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग से रिलेटेड कंप्लीट अपने MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव देख लिया दोस्तों। किस प्रकार देखो, आपको मैं बताता हूँ, लिखने की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। डेली का आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। जैसे मैंने प्रबंध की प्रगति ऑलरेडी, प्रबंध के सिद्धांत के MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों एंड हो चुके हैं। अभी ये यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो इससे पहले यानी कि हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 12वीं क्लास के जो पहला जो बिजनेस से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आपका कंप्लीट कोर्स दोस्तों इसी चैनल पर आपको मिलता रहेगा। बट आपका कितना रेस्पॉन्स रहता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंटों को सेंड करना है, ऑल उन स्टूडेंटों को सेंड करना है जो टायर 2 की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको पेड कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको MCQ भी मिलेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे, और इसका जो PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जो भी जितना भी EMR से रिलेटेड अपडेट होगा आपको दोस्तों मिलता रहेगा। आपको कोई चिंता नहीं करनी, आप अपनी तैयारी करते रहिए बस। दोस्तों में आपको इतना चिंता नहीं करना है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, कॉपियाँ किस प्रकार चेक की जाती है दोस्तों। कॉपियाँ इस प्रकार चेक की जाती है, वो केवल आपके पॉइंट देखेंगे, एक्सप्लेन इतना एक एक एक्सप्लेन नहीं देख सकते, क्योंकि उनको भी पता है अगर आपके पॉइंट करेक्ट है तो आपने एक्सप्लेन करेक्ट ही लिखी है। एक बार वो हल्के मोटे मोटे एक्सप्लेन आपके रीड करते हैं। जैसे हम भी यहाँ पे नोट कॉपियाँ डेली की दोस्तों कम से कम, जैसे इस समय हमारी एनुअल एग्जाम 11वीं क्लास की कंप्लीट हो गई है, 12वीं क्लास की प्री बोर्ड वगैरह चलती रहती है, तो हम यहाँ कॉपियाँ चेक करते हैं। तो क्या एक एक वर्ड पढ़ते हैं? भाई नहीं पढ़ सकते, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। जैसे अभी हम CBSE की नोट कॉपी चेक करने के लिए मैं अभी मार्च के महीने में जाने वाला हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास एक टारगेट होता है। टारगेट ये होता है कि हमें डेली की 25 नोट कॉपी देते हैं। अब 25 नोट कॉपी 10 बजे देंगे, 2 से 3 बजे तक हमें उन्हें एंड करना होता है। उसके बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी होता है। तो हमें एक फिक्स टाइम रहता है, उस फिक्स टाइम में हमें उन कॉपियों को चेक करके देना रहता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना है, कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं करनी है, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। अब जैसे किन किन को तो लिखने में दिक्कत आ रही है, शुरुआत में आप बहुत सारे की मिस्टेक करोगे, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आपकी मिस्टेक है ऑटोमेटिकली आपकी गलतियां दोस्तों दूर होती जाएगी। इसलिए आपको घबराना नहीं है। कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते रहो। अब जैसे मैंने ये 4 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, 4 टॉपिक को आप पढ़ो दोस्तों। एक बार ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में डेली अपन मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है और इधर उधर आपको भटकना नहीं है। और जो भी नए हैं चैनल पर उनको सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, और जो उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, जो प्रबंध की प्रगति और जो प्रबंध के सिद्धांत से रिलेटेड जो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो क्लास पे आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।